यस, सो आज स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है. नाउ स्टैटिस्टिक्स शुड बी इजी, मतलब काइंड ऑफ अ फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है जहाँ पे मीन मीडियन मोड कैसे निकालते हैं ये पढ़ेंगे. सो विथ रिस्पेक्ट टू द सिलेबस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स होंगी मीन निकालने के लिए स्पेसिफिकली. फिर मोड और मीडियन कैसे निकालेंगे वो डिस्कस करेंगे. एंड फाइनली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स इज नथिंग बट presentation of data, analysis of data, collection, presentation, then analysis and conclusion. जो भी रिस्पेक्टिव डेटा होगा, जैसे अगर हम किसी पर्टिकुलर क्लास में स्टूडेंट्स के मार्क्स की बात करें, सो वी कैन कलेक्ट दैट मार्क्स. फिर उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. रिप्रेजेंट करने के तरीके टैबुलर तरीका होता है, ग्राफिकल तरीका होता है, ऑल दोस थिंग. फिर उसको एनालाइज करने के लिए वी कैन कैलकुलेट द मीन मीडियन एंड मोड. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तरीका जो है टू व्हाट यू से टू रिप्रेजेंट द डेटा, वो तुमने 9th क्लास में पढ़ा होगा. ठीक है, तो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द सिलेबस नाउ. अभी हम क्या करेंगे स्पेसिफिकली, वी आर गोइंग टू डिस्कस कि मीन मीडियन और मोड कैसे निकाला जाता है. ठीक है, सो आर पॉइंट ऑफ कंसर्न हियर वुड बी कैलकुलेशन. पहला पार्ट कैलकुलेशन ऑफ मीन मीडियन एंड मोड, एंड उसके बाद इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा. ठीक है, सो शुरू करते विद द फर्स्ट पार्ट विच इज मीन. नाउ मीन कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या करेंगे? मीन इज नथिंग बट अरिथमेटिक मीन या एवरेज. मोर जनरली जो लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा तुमने, एवरेज बोलते हैं. नाउ एवरेज निकालने का तरीका क्या होता है? जितने भी, जैसे क्लास का एवरेज निकालने के लिए जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके मार्क्स कलेक्ट कर लिए, उनको ऐड कर लिया, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एज सिंपल एज दैट. अब डेटा छोटा होगा तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अगर डेटा बहुत ज़्यादा होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? और फिर अगर एक्सट्रीमली ज़्यादा डेटा होगा तो फिर सारे नंबर्स को ऐड करना या सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना इज एन इम्पॉसिबल टास्क. सो विल टॉक अबाउट ग्रुप डेटा होगा, अनग्रुप डेटा होगा, तो उसमें कैसे निकाल देंगे. ठीक है, तो सबसे पहले जो तुमने पहले पढ़ रखा है दैट इज वेरी इजी, कि इफ आई वांट टू कैलकुलेट लेट्स से मीन फॉर रॉ डेटा. रॉ डेटा का मतलब क्या है कि तुम्हें ऑब्जर्वेशंस दे दिए. ठीक है, कुछ ऑब्जर्वेशंस दे दिया और तुम्हें बोल दिया कि इसका मीन निकालो. सो आई कैन से दैट ओवर हियर द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस. दिस इज वेरी इजी, तो मैं इसको जल्दी जल्दी लिख दूंगा. ठीक है, जस्ट अ मिनट. हाँ, सो द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशंस, द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, लेट्स से x1 x2 x3 अप टू xn इज, ये किसके इक्वल होता है? दिस इज इक्वल टू एक्स बार. मीन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स बार से. दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स बार विच इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 up to xn, that is sum of the observation divided by total number of observations which are n observations. इसी को समेशन फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन. इस साइन का मतलब होता है, इसको सिग्मा बोलते हैं, विच इज फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटिंग समेशन एक्स आई. तो i इक्वल टू 1 से लेके n तक डिवाइडेड बाय n. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट मीन फॉर रॉ डेटा. ठीक है, चलो. फिर तुमने एक चीज और भी पढ़ा होगा कि हाउ डू आई कैलकुलेट फॉर मीन फॉर अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा होगा तो उसके लिए मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब रॉ डेटा नहीं है मेरे पास, अभी जो डेटा है दैट इज लार्ज इन नंबर, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस है, और वो बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस अब मैंने क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में स्पेसिफाई कर दिया. व्हाट डज फ्रीक्वेंसी मीन? फ्रीक्वेंसी मीन्स कि एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन जो है वो कितनी बार आ रहा है इन दी डेटा सेट. ठीक है, उसको हम फ्रीक्वेंसी से आइडेंटिफाई करते हैं. सो फॉर मीन ऑफ एन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, अनग्रुप्ड, take ungrouped frequency distribution. दिस इज समथिंग जो पहले आप पढ़ चुके हो 9th स्टैंडर्ड में. ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि लेट्स से देयर आर
again n observations, and corresponding to those n observation there are frequencies. So I'll say that let x1, then x2, x3 up to xn are n observations. ये कोई n observations है, ठीक है सर। अब ये जो n ऑब्जर्वेशंस है इनकी कुछ फ्रीक्वेंसीज भी होंगी। फ्रीक्वेंसीज का मतलब क्या कि जैसे x1 जो ऑब्जर्वेशन है दैट इज x1 डेटा, वो कितनी बार आ रहा है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द फ्रीक्वेंसी। सो विथ रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज, रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज, respective frequencies f1, then f2, then f3 and so on, ठीक है। सो यहाँ पे f1 क्या है, f1 इज हाउ मेनी टाइम्स x1 अकर्स। सो मैं लिख लेता हूँ f1 का मतलब होता है x1 अकर्स इन द डेटा सेट, x1 अकर्स f1 टाइम्स, इतनी बार अकर होगा। सो फॉर दिस डेटा द मीन दैट इज x बार इज गिवन एज समेशन ऑफ xi fi या fi xi सेम थिंग होल डिवाइडेड बाय समेशन fi, ठीक है। वेयर अगेन i गोज फ्रॉम 1 टू n, यहाँ पे भी i गोज फ्रॉम 1 टू n। सो दिस इज द फॉर्मूला which you use to calculate mean of ungrouped data, ungrouped frequency distribution, ठीक है। this is already studied in the previous classes। ये दोनों formulas आपको पहले से पता थे। now let's come to the understanding of कि अगर डेटा ग्रुप फॉर्म में दे रखा होगा तो उसका मीन कैसे निकालेंगे, ठीक है। so third understanding is with respect to mean for grouped data, for grouped data, for group data how do we calculate the mean, ठीक है। now for group data there are basically three methods, we will be discussing three methods। first method is direct method, ठीक है। then second method is assumed mean method, assumed mean method, and the third method is step deviation method, step deviation method, ठीक है। these are the three methods: direct method, assumed mean method and step deviation method, okay। so we'll start with the first method, this is for grouped data। mean कैसे कैलकुलेट करेंगे, ग्रुप डेटा मतलब ग्रुपिंग के फॉर्म में दे रखा होगा कि 0 से 10 के इंटरवल में इतना फ्रीक्वेंसी है, 10 से 20 इतना फ्रीक्वेंसी है। तो 9th क्लास से आपको समझ में आता होगा कि डायरेक्ट ग्रुप डेटा का मतलब क्या होगा। सो फर्स्ट विल टॉक अबाउट डायरेक्ट मेथड। तो मैं इसको ए नाम दे देता हूँ, दिस इज ए, this is B, this is C, so that is direct method। now indirect method हम मीन कैसे निकालेंगे that will understand। so there is a set procedure, कुछ steps होंगे वो फॉलो करने पड़ेंगे। तो what I would do is कि मैं वो steps मेरे पास लिखे हुए वो मैं कॉपी कर देता हूँ और फिर उसको समझते with an example। so just a minute। so this is the method, ठीक है। अब देयर वाज नो पॉइंट इन राइटिंग सो मच, तो मैंने कॉपी कर दिया। देखो क्या दे रखा डायरेक्ट मेथड में, वेरी इजी। जो अभी ऊपर डिस्कस किया था वो काइंड ऑफ अ डायरेक्ट मेथड ओनली, कि हमें ग्रुप फॉर्म में डेटा दे रखा है। सो सबसे पहले हमने क्या किया that these x1 x2 x3 are the n observations with respect to frequencies f1 f2 f3 up to fn। तो जो मीन होगा दिस इज द मीन, दिस इज द मीन, दिस मीन एक्स बार जिसको लिखते हैं एफ आई एक्स आई प्लस एफ टू एक्स आई, जो भी हमने ऊपर लिखा था, एंड समेशन एफ आई, ठीक है। तो ये जो ग्रुप डेटा का जो हम निकाल रहे हैं, ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा ग्रुप्ड है। तो डेटा ग्रुप्ड होने का मतलब क्या हुआ कि तुम्हें ग्रुपिंग के फॉर्म में डेटा दे रखा है।
तो तुम्हें xi यहाँ पे निकालना पड़ेगा. सो फॉलोइंग स्टेप शुड बी यूज्ड इन फाइंडिंग द अरिथमेटिक मीन ऑफ ग्रुप डेटा बाय डायरेक्ट मेथड. तो xi निकालने के लिए तुम क्या करोगे, जो भी क्लास इंटरवल होगा उस क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2. मतलब लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 कर रहे हैं, मतलब हम बेसिकली क्लास मार्क निकाल रहे हैं. ठीक है, क्लास मार्क निकाल लेंगे और क्लास मार्क को एज अ xi यूज करेंगे. फिर इन दिस सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, दिस इज द फर्स्ट स्टेप. इन द सेकंड स्टेप विल कैलकुलेट fi xi और यहाँ पे ऐड कर लो एंड समेशन fi xi, ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा. ठीक है, मतलब fi xi ऐड कर लिया तो उनको सबको ऐड कर देंगे तो समेशन fi xi आ जाएगा एंड समेशन fi. तो फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा और फिर फाइनली हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. ठीक है, तो चलो देखो अभी इसको है ना एक सिंपल से एकदम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं सो दैट हमें क्लैरिटी आ जाए. ठीक है, जस्ट अ मिनट, आई एम टेकिंग द एग्जांपल. So every method I'll take one example which should be sufficient enough. Repetitive चीज बार बार करने का कोई मतलब नहीं है. So एक एग्जांपल करेंगे with better understanding. तो this is my example question. क्या बोला इसमें, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा. अब तुम देख सकते हो कि ग्रुप्ड फॉर्म में दे रखा है. ग्रुप का मतलब दिस इज द ग्रुप. अगर सिर्फ वहां पे वो लिख देता कि ये पर्टिकुलर डेटा है जो फ्रीक्वेंसी इतनी है उसकी, यहाँ पे उसने बोल दिया कि जो डेटा 0 से 8 के बीच में लाई करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, फिर 8 to 16 का फ्रीक्वेंसी 7 है. क्योंकि बहुत सारा डेटा है तो उसको अनग्रुप फॉर्म में लिखना इज नॉट पॉसिबल, दैट इज वाई ग्रुपिंग कर दी उसने. ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वी आर सपोज टू कैलकुलेट दी मीन. तो मीन कैलकुलेट करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, जो ऊपर लिखा हुआ है, दिस इज द फॉर्मूला. अब इसमें xi कैलकुलेट करना पड़ेगा, दिस इज xi. ठीक है, ये xi होना चाहिए और fi होना चाहिए. ठीक है, एंड दिस इज i. तो अब फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे हम, यहाँ पे हमें xi कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो xi कैलकुलेट करने के लिए क्लास इंटरवल का हेल्प ले लेते हैं. या क्लास इंटरवल लिखा हुआ है विच इज 0 to 8, फिर लिखा हुआ है 8 to 16, फिर लिखा हुआ है 16 to 24, 24 to 32 एंड देन 32 से 40 तक. बहुत बढ़िया. फिर फ्रीक्वेंसीज दे रखी है हमें, तो फ्रीक्वेंसीज मतलब fi. ये तो हमें गिवन चीजें थी. ठीक है, दैट इज 6, देन 7, देन 10, देन 8 एंड 9. नाउ हमें नेक्स्ट निकालना क्या पड़ेगा, xi निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो xi निकालने का मतलब इन ग्रुप डेटा, मैंने जैसे पहले बोला, दिस इज नथिंग बट द क्लास मार्क. लिख लो यहाँ पे, दिस रिप्रेजेंट्स नथिंग बट द क्लास मार्क. और क्लास मार्क की डेफिनेशन आपको 900 से पता होगी, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल. तो क्लास इंटरवल का जो मिड वैल्यू होगा दैट विल बी द xi वैल्यू. तो यहाँ पे मैंने लिख लिया xi वैल्यू एंड xi मीन्स नथिंग बट द क्लास मार्क. तो सारे क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट निकालो. 0 और 8 इसका मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, 4. ठीक है, फिर 8 और 16 इसका मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, 12. 8 प्लस 16, 24 बाई 2 12, 0 प्लस 8 बाई 2 4. इस तरह से 16 और 24 का इट हैज टू बी 20, फिर 24 और 32 का इट हैज टू बी 28, और 32 और 40 का इट हैज टू बी 36. आ गया मेरे पास. अब निकाल लो fi xi. fi xi निकालना पड़ेगा फाइनली. फिर मीन आ जाएगा. fi xi मतलब फ्रीक्वेंसी और इसको मल्टीप्लाई कर दो. 6 इंटू 4 इज 24, 7 इंटू 12 इज 84, फिर 200, 28 इंटू 8 करोगे तो यू शुड गेट 224 एंड 36 इंटू 9 इज नथिंग बट 324. ठीक है, चलो अब क्या करो कि समेशन fi कैलकुलेट करो एंड समेशन fi xi. तो समेशन fi अगर हम कैलकुलेट करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू, दिस शुड बी इक्वल टू 40. ये 40 के इक्वल आ जाएगा. एंड यहाँ पे समेशन fi xi अगर कैलकुलेट करेंगे, दिस इज कैलकुलेशन पार्ट जो आप कर सकते हो, दैट शुड बी इक्वल टू 856. तो नाउ अगर मुझे मीन निकालना होगा x बार, दैट इज समेशन fi xi डिवाइडेड बाय, जहां पे i कहां से जाएगा, 1 से लेके 40 तक, और समेशन fi वेयर i गोज फ्रॉम 1 टू 40. 40 कहां से आएगा, मैंने 40 क्यों लिखा, नो दैट इज इनकरेक्ट, दैट शुड बी 5.
5 वैल्यूज है ना, तो 5 तक जाएगा। मैं फ्रीक्वेंसी को देख के लिख लिया, 5 एंड 5। सो दिस इज इक्वल टू 856 है, ये तो ऑलरेडी कैलकुलेट किया, और ये 40 कैलकुलेट किया। सो दिस इज इक्वल टू 21.4। सो 21.4 इज द रिक्वायर्ड मीन। वेरी इजी। तो डायरेक्ट मेथड में कुछ भी नहीं करना है, जो भी ग्रुप डेटा दिया होगा उसका क्लास मार्क निकाल लो, मिड वैल्यू, एंड देन यूज द सिंपल फॉर्मूला। ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द assumed mean method, which is important to understand. तो आ जाते हैं नेक्स्ट मेथड पे, विच इज assumed mean method। ठीक है। नाउ अगेन इसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं स्टेप्स लिख लेता हूँ एंड फिर आई एक्सप्लेन। assumed mean मेथड को शॉर्टकट मेथड भी बोला जाता है, सो यू कैन राइट दैट नेम एज शॉर्टकट मेथड ऑल्सो, कि शॉर्टकट मेथड भी बोल सकते हैं हम assumed mean मेथड को। सो दीज आर दी स्टेप्स। अब देखो इसको समझते हैं। सो क्या लिख रखा है इसमें, सबसे पहले कि assume mean मेथड में फाइंड द क्लास मार्क। तो जो अभी ऊपर वाले मेथड में किया था, दैट फर्स्ट स्टेप इज सेम, कि सबसे पहले क्लास मार्क निकाल लिया। ओके, देन क्लास मार्क निकालने के बाद दिस सेकंड स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड स्टेप में क्या लिखा हुआ है, चूज अ सुटेबल वैल्यू ऑफ xi इन द मिडल एज द assumed मीन एंड डिनोटेड बाय a। तो जो एक्सरसाइज हमने निकाली, उन एक्सरसाइज में जो मिडल मोस्ट वैल्यू होगी, नंबर ऑफ एक्सरसाइज निकालेंगे। अगर हम यहाँ पे जाएंगे तो हमने 5 एक्सरसाइज निकाले, इनमें से जो मिड वाला वैल्यू होगा जैसे 20, उसको तुम ले लो एज ए। ठीक है, उसको मैंने कंसिडर कर लिया एज द अज्यूम्ड मीन। ठीक है, उसको मैंने अज्यूम्ड मीन कंसिडर कर लिया। ना, उसको अज्यूम मीन कंसिडर करने के बाद उसका तुम डेविएशन निकालो फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन। तो ये डी आई फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक्स आई माइनस ए। ये डी आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डी। डी आई को तुम बोल सकते हो, डी आई इज नथिंग बट रिप्रेजेंटिंग द डेविएशन। ये मीन से कितना डेविएट हो रहा है, ये चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, एफ आई डी आई। जैसे ऊपर में एफ आई एक्स आई कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पे एफ आई डी आई कैलकुलेट कर रहे हैं। और डी आई किसके इक्वल है, डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। अभी एग्जाम्पल करेंगे तो समझ में आएगा। एंड देन फाइनली फाइंड दिस एन। ठीक है, एन इज नथिंग बट समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये कैपिटल एन कर दो क्योंकि फॉर्मूले में उसने कैपिटल एन लिखा हुआ है। एंड फाइनली मीन बाय द फॉर्मूला एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन एन। अब ये ए क्या था, ए वॉज दैट मिड वैल्यू जो हमने सेकंड स्टेप में अज्यूम की थी। सो दिस स्टेप नंबर 2 बिकम्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो देखो, अब मैं एग्जाम्पल से तुमको बताता हूँ कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। कौन सा एग्जाम्पल लिया जाए, जस्ट अ मिनट। दिस लुक्स बेटर। ठीक है, सो दिस इज अज्यूम्ड मीन मेथड, और इसका दूसरा नाम जो है दैट इज शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड टू कैलकुलेट मीन। ठीक है, सो जो भी हमने एग्जांपल लिया उसमें इसको अप्लाई करेंगे। सी, the question is the following data give the marks scored by 100 students in a class test. So the question is find mean by assumed mean method. तो assumed mean method से we are supposed to calculate the mean। ठीक है, फाइन, चलो लेट्स स्टार्ट। अभी देखो ध्यान से सुनना। सबसे पहला काम क्या है मेरा, सबसे पहला स्टेप नंबर 1,
इट इज टू कैलकुलेट एक्स आई। ठीक है, तो एक्स आई लिख लेते हैं पहले। तो एक्स आई लिखने के लिए मैंने वही टेबल बनाया, यहाँ पे आ जाएगा मार्क्स। ठीक है, चलो देन मार्क्स के बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज है एफ आई लिख लिया। ठीक है, और फिर एक्स आई। तो मार्क्स पहले लिख लेते हैं, 0 से 10 फर्स्ट ग्रुप, देन 10 to 20 सेकेंड ग्रुप, देन 20 से 30, देन 30 से 40, देन 40 to 50 एंड देन फाइनली 50 to 60। ये दे रखा है मुझे। और करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज कितनी दे रखी है, 12, 28, 27, देन 20, देन 17, देन 6। ठीक है ना, एक्साइज कैलकुलेट करते हैं फर्स्ट स्टेप। सो एक्साई क्या होता है, एक्साई इज नथिंग बट दी मिड वैल्यू। ठीक है, तो 0 और 10 की मिड वैल्यू 5, फिर 10 और 20 की मिड वैल्यू 15। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 करके भी कर सकते हो, 10 प्लस 20 बाय 2 इज 15। फिर यहाँ आ जाएगा 25, फिर यहाँ आ जाएगा 35, फिर यहाँ आ जाएगा 45 एंड ईयर इट वुड बी 55। बहुत बढ़िया। ठीक है, ये हो गया कैलकुलेट। चलो अब जैसे ये कैलकुलेट हो जाए, गो टू स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में उसने क्या बोला है, चूज अ सुटेबल वैल्यू ऑफ एक्स आई इन द मिडल एज द अज्यूम्ड मीन एंड डिनोटेड बाय ए। तो जो हमने एक्स आई कैलकुलेट किया उसमें से जो मिडल मोस्ट वाली वैल्यू होगी उसको हम ए बोल देते हैं। ठीक है, एंड दैट इज नथिंग बट फॉर कैलकुलेटिंग डेविएशन। तो यहाँ पे कितने ऑब्जर्वेशन दिख रहे हैं तुमको, 1 2 3 4 5 6। तो तुम किसी एक को भी यू कैन अज्यूम एज दी व्हाट यू से दी वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ लेट से 35 को। ठीक है, आई एम अज्यूमिंग दिस 35 एज माई ए। ठीक है, इसको मैंने इक्वल टू ए अज्यूम कर लिया, राइट। सो व्हाट आई हैव अज्यूम्ड ए इज, लिख लेते हैं यहाँ पे a इज इक्वल टू 35। कहाँ से अज्यूम करेंगे, ये हमें मानना पड़ेगा बेस्ड ऑन दीज एक्स आई वैल्यूज। तो मिडल मोस्ट ले लो, या तो तुम 25 लो या तो 35 लो, आंसर सेम आएगा। तुम करके भी देख सकते हो बाद में, 25 लेके यू विल गेट द सेम आंसर, आइदर 25 और 35। ठीक है, मिडल मोस्ट ले लो, वैसे तो कुछ भी लोगे तो भी आंसर सेम आएगा, बट लेट्स स्टिक टू द प्रोसीजर की मिड वैल्यू ले लिया सर। फिर उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड डी आई विच इज नथिंग बट एक्स आई माइनस ए फॉर ईच ऑब्जर्वेशन, ईच फ्रीक्वेंसी बेसिकली। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे डी आई। हम कैलकुलेट करेंगे अभी डी आई एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। और ए हमें पता चल गया अभी। तो अभी डी आई कैलकुलेट करना है, तो एक्स आई माइनस ए, तो एक्स आई क्या है 5, 5 माइनस 35 दैट इज नथिंग बट माइनस 30। कहाँ से आया, मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ 5 माइनस 35। फिर 5 माइनस 15 दैट विल बी इक्वल टू, नहीं सॉरी 15 माइनस 35 दैट विल बी 25, सॉरी 20। 15 में से वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 35, तो ये आएगा माइनस 20। फिर 25 माइनस 35, तो ये आ जाएगा माइनस 10। फिर 35 माइनस 35 करेंगे तो 0। फिर क्या करेंगे, 45 माइनस 35 ये 10 आएगा, और 55 माइनस 35 करेंगे तो ये पॉजिटिव 20 आएगा। सो दिस स्टेप नंबर 2 एंड स्टेप नंबर 3 इज द डिफरेंट थिंग जो हम ऊपर की मेथड से डिफरेंट कर रहे हैं। तो हमने ये डी आई कैलकुलेट कर लिया। ओके, नाउ क्या कैलकुलेट करेंगे, फिर एफ आई डी आई। सो नेक्स्ट कॉलम में आ जाएगा मेरा एफ आई डी आई। सो नेक्स्ट इज एफ आई डी आई। अब एफ आई डी आई का मतलब क्या, एफ और इसको मल्टीप्लाई करो, सो 12 इंटू 3 कितना होगा, 12 इंटू 3 हैज टू बी माइनस 360। फिर ये ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, ये इसका कैलकुलेशन लिखा हुआ है, सो कंफ्यूज मत होना। फिर 28 इंटू 20, 28 इंटू 20 करेंगे, 28 टू 56, तो ये आ जाएगा माइनस 560। फिर 27 इंटू 10, तो ये आएगा माइनस 270। फिर 20 इंटू 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। 17 इंटू 10 दैट शुड बी 170। और 6 इंटू 20 कितना होगा, 120, सॉरी। ठीक है, ये आ गया। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या, समेशन एफ एंड देन फाइनली दिस फॉर्मूला। तो समेशन एफ तो ऑलरेडी लिखा है हमारे पास, मतलब ये ऐड कर देंगे बस। सो दिस इज समेशन एफ आई, कितना आ जाएगा,
100 स्टूडेंट्स बोल रखा है ना उसने, तो 100 स्टूडेंट्स बोल रखा है, तो इन समेशन एफ आई इज नथिंग बट 100 गिवन इन द क्वेश्चन. तुम चेक भी कर सकते हो, यू कैन चेक फॉर योरसेल्फ, दिस शुड बी इक्वल टू 100. अगर 100 नहीं आए तो कुछ तो भी गड़बड़ कर रहे होंगे तुम. आई थिंक गड़बड़ है क्वेश्चन में, 110 आएगा ये शायद. ये 40 हो जाएगा, 67, 77, देन 87, 87 प्लस 17, 97 एंड 7, दैट शुड बी 104. एंड हाँ, तो फ्रीक्वेंसीज ये गलत है इंफॉर्मेशन, वो प्रिंटिंग मिस्टेक है. दिस शुड बी 110. ठीक है, सो ये भी आ जाएगा करस्पॉन्डिंग 110. फिर हम कैलकुलेट करेंगे ये समेशन एफ आई डी आई. तो ये समेशन एफ आई डी आई ये किसके इक्वल आएगा? आई थिंक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. तो 360, 560, 270, 6, 6, 12, 7, 19, ठीक है, 8, 2, 10 एंड 1, 11, 1190, 170. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू कम इक्वल टू -900. कैलकुलेशन यू कैन चेक. ठीक है, तो अब ये आ गया मेरे पास. सो नाउ आई राइट द फॉर्मूला, दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन एन की जगह मैं लिख लेता हूँ समेशन एफ आई, इट्स दी सेम थिंग. ठीक है, एन लिखो या समेशन एफ आई लिखो, गोइंग टू बी दी सेम थिंग. तो यहाँ से एक्स बार कितना आ जाएगा? ए की वैल्यू 35 प्लस प्लस समेशन एफ आई डी आई हमने कितना कैलकुलेट किया, -900. तो ब्रैकेट इसलिए लिखना पड़ेगा, और दिस इज 1110. So this implies the value of x bar, which is the mean. 35 minus 0 से 0 क्या, and 90 by 11 should be 8 point, फिर आ जाएगा 1 and 8, 8.18. So कितना आ गया आंसर? So the value of x bar will be equal to 26.8. So this should be my answer, कि जो मुझे इस क्वेश्चन में जो मीन निकालना था, that is 26.82. ठीक है. आई थिंक दिस एग्जाम्पल शुड ऑल्सो बी क्लियर, कि हमने बाय अज्यूम्ड मीन मेथड किस तरह से कैलकुलेट किया दी मीन. नाउ लेट्स गो टू द थर्ड मेथड. थर्ड मेथड कौन सा था? थर्ड मेथड वाज स्टेप डिविएशन मेथड. सो नाउ विल गो टू method number 3, which is C. I am writing step deviation method. Yes, you can try this out. अगर आप a कुछ भी लोगे ना, तो भी you should get the same answer. ठीक है, you should get the same answer. अगर तुम देखना चाह रहे हो ये कैसे हो रहा है, देखो मैं बताता हूँ. इसका ये जो फॉर्मूला आता है ना, उसका डेरिवेशन सोचो. चलो अब बताई देता, तुमने पूछा है तो. ठीक है, सी द आइडिया इज, मैं यहीं पे बताता हूँ कि अगर मैं डी को देखूं, डी कितना था, एक्स आई माइनस ए. तो हमें इस ए पे ध्यान देना पड़ेगा कि ए से फर्क क्या पड़ रहा है मीन पे. ठीक है, ए से जो भी डिफरेंस क्रिएट होगा उसके ऊपर मेरा तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर डिपेंड करेगा. तो मैं यहाँ से एक्स आई लिख लेता हूँ, डी आई प्लस ए लिख सकता हूँ. ठीक है, अब क्या करो कि इसको एफ से मल्टीप्लाई कर दो. सो एफ आई आ जाएगा, एक्स आई आ जाएगा, दिस इज एफ आई डी आई. ठीक है, जिनको समझ में आ रहा है अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया तुम फॉर्मूला याद करके काम कर ही सकते हो. तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ. ठीक है, कर दिया मैंने. अब इसमें समेशन लगा सकते हैं अपन, समेशन एफ आई एक्स आई. ठीक है, देन समेशन एफ आई डी आई, मतलब हम ऐड कर रहे हैं. ठीक है, प्लस समेशन ए टाइम्स ऑफ एफ आई. अब ये जो ए लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये ए तो एक कांस्टेंट है ना, तो समेशन में इसका कुछ काम नहीं है. समेशन के बाहर लिख सकते हैं इसको अपन, मतलब ऐड करने से बाहर लिख सकते हैं. तो इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू समेशन एफ आई डी आई को एज इट इज,
और ये a जो है ना इसको बाहर लिखा जा सकता है इनटू समेशन fi, ठीक है ना। अब इसको डिवाइड कर देते हैं समेशन fi से। सो वंस आई डिवाइड दिस समेशन fi xi डिवाइडेड बाय समेशन fi, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा समेशन fi di डिवाइडेड बाय समेशन fi प्लस ए। तो अब तुम ध्यान दो कि ये मैंने मीन लिखा हुआ है, ये मीन है मेरा x बार, दिस इज इक्वल टू समेशन fi di अपॉन समेशन fi। तो दिस इज प्लस ए। तो अब ये जो ए हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में अज्यूम किया था, इसके ऊपर मीन का डिपेंडेंसी कहाँ से आया? ये तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, ये तो सिर्फ डिविएशन कैलकुलेट करने में काम आ रहा था। तो ये जो ए लिया है मैंने यहाँ पे, ए के करस्पॉन्डिंग डी चेंज होगा तो मेरा मीन अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। सो आंसर शुड बी कमिंग टू बी सेम। तो तुम यहाँ से कुछ भी वैल्यूज लिख सकते हो और स्पेसिफिकली 25 लेके देखना, यू विल गेट द सेम आंसर, ठीक है। चलो देन लेट्स गो टू स्टेप डिविएशन मेथड, ठीक है। दिस इज लाइक, इसके डिटेल में अपन जा नहीं सकते बिकॉज देन इट इज लाइक स्टैटिस्टिक्स के डिटेल में चलेगा। ये सब बड़े बड़े कंपनीज में दीज मेथड्स आर यूज्ड। इसका एडवांस लेवल भी होता है टू अंडरस्टैंड कि किस तरह का बिहेवियर, प्रोडक्ट किस तरह से खरीदते हैं लोग, ऐसी ऐसी चीज़ें को कैलकुलेट करने में इन स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है, ठीक है। अब तुम तो सिर्फ फार्मूला बेस्ड चीज़ें पढ़ोगे। चलो देन स्टेप डिविएशन मेथड, ठीक है। नाउ इन स्टेप डिविएशन मेथड क्या करना है पहले देख ले, ठीक है। सो इन स्टेप डिविएशन मेथड हम क्या करेंगे, अच्छा स्टेप डिविएशन मेथड सबसे पहले यूज क्यों करेंगे, वो ये है कि जैसे जैसे डेटा सेट बढ़ते जाएगा, मेरा जितना डेटा बड़ा होते जाएगा उतना कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट होते जाएगा। तो इसीलिए ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स दे रखी है, ठीक है। कि अगर बहुत सारा डेटा हो तो हम कैसे हैंडल करें उसको। जैसे यहाँ पे लिखा है इसने, the values of x and f are so large that calculation of mean by assumed mean method becomes quite inconvenient, कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं होगा। so in that case we would be using this। so again first step is same, that is calculate the class mark, ये तो पहले भी किया हुआ था, बहुत बढ़िया। फिर चूज अ सुटेबल वैल्यू ऑफ एक्स आई इन द मिडल एज द अज्यूम्ड मीन, अब ये भी समझ में आ गया, ऊपर की मेथड में किया, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हम एक एक्स्ट्रा चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, दैट इज एच। एंड व्हाट इज दैट एच? एच इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो कोई बड़ी चीज नहीं है, जो भी क्लास इंटरवल दिया होगा उसका अपर माइनस लोअर लिमिट कर देंगे तो एच आ जाएगा। फिर तो ये स्टेप नंबर 3 एंड स्टेप नंबर 4 इज डिफरेंट एंड दोज आर इंपॉर्टेंट स्टेप। फिर स्टेप 4 में मैंने क्या किया, यू आई कैलकुलेट किया विच इज एक्स आई माइनस ए अपॉन एच हर क्लास के लिए। सो ये याद करना पड़ेगा तुमको, ठीक है। और फिर सेम एफ आई यू आई हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए, एंड फाइनली द मीन एक्स बार प्लस ए एंड एफ आई यू आई अपॉन एन इन टू एच, यहाँ पे एच मल्टीप्लाई हो रहा है और एन तो समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो पता ही है, ठीक है। सो आई थिंक अगेन स्टेप्स लिखी है, अभी इनको अप्लाई कैसे करना है वो देख लेते हैं। जस्ट अ मिनट, एग्जांपल लेते हैं। यस दिस इज द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के लिए विल डू द कैलकुलेशन। क्या लिखा है इसने, फाइंड मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन बाय स्टेप डिविएशन मेथड, ठीक है। तो अगेन क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसीज दे रखी है एंड वी आर सपोज टू इवैल्यूएट इट। सोल्यूशन, तो फर्स्ट स्टेप तो सेम है सब जगह,
दैट इज फ्रीक्वेंसी जो गिवन है, एक्स आई जो गिवन है, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे जो क्लास गिवन है मुझे एक्स आई कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिखा मैंने क्लास, देन क्लास के करस्पॉन्डिंग मुझे एक्स आई कैलकुलेट करना है, देन एफ आई लिख लेते हैं। तो अभी पहले इतना कर ले, 50 to 70, देन 70 to 90। दिस इज काइंड ऑफ अ सेल्फ स्टडी थिंग, ठीक है, तुम खुद भी कर सकते हो, मुझे बताने की स्पेसिफिक जरूरत पड़नी नहीं चाहिए कैलकुलेशन कैसे किए जाए, बट एक एग्जांपल तो कर लेंगे। 110 to 130, देन 130 to 150, देन 150 to 170। ठीक, एक्स आई क्या होगा, मिडल मोस्ट वैल्यू। तो 50 और 70 में मिडल मोस्ट वैल्यू आई थिंक कोई भी बता सकता है 60 होगा। फिर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे 80, यहाँ पे 100, यहाँ पे 120, यहाँ पे 140 एंड 160। ठीक है, तो ये बेसिकली हमें गिवन नहीं था, बट दिस इज समथिंग वी हैव कैलकुलेटेड। ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किया हुआ है एज पर द गिवन डेटा। फिर फ्रीक्वेंसीज तो गिवन है, 18, then 12, then 13, 27, 8 एंड 22। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब क्या करो, स्टेप नंबर 2 में आ गए अपन, 2 भी कैलकुलेट कर लिया। अब 3 पे आ जाओ। 3 में क्या लिखा है, एच निकालो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट फॉर ईच क्लास। तो ये भी बहुत आसान स्टेप है, निकाल लेते एच। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 70 माइनस 50 इज 20। तो आई थिंक हर जगह एच 20 आएगा, क्योंकि सारे क्लास इंटरवल सेम ही तो है। किसी क्वेश्चन में हो सकता है कि क्लास इंटरवल डिफरेंट आ जाए, रेयर पॉसिबिलिटी है। फिर कैलकुलेट कर लिया, फिर यू आई कैलकुलेट करो विच इज एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो यू आई कैलकुलेट करते हैं, विच इज एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो देखो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए एक्स आई कितना है 60, उसको a में से घटाओ। अच्छा, a तो अभी अज्यूम ही नहीं किया, a क्या अज्यूम करना पड़ता है, a इज द मिडल मोस्ट वैल्यू। तो इसमें भी अभी नाउ देयर आर 6 वैल्यूज, तो मैंने इसको a कंसिडर कर लिया। अगेन यू कैन डू एनीथिंग, ट्राई कर सकते हो, मैंने इसको a अज्यूम कर लिया। तो एक्स आई कितना हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए कितना हो जाएगा, 60 माइनस 120 माइनस 60 बाय 20, दैट इज -3। आई थिंक ये कैलकुलेशन समझ जाओगे, तुम खुद करके देखोगे तो अपने आप आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं उसमें। फिर 80 माइनस ए, 80 माइनस 40 इज -40 बाय 20 इज -2। बहुत बढ़िया। फिर 100 माइनस 20 इज -20 बाय 20 इज -1। फिर 120 माइनस 120 इस केस में 0 हो जाएगा। देन 140 माइनस 120 दैट इज 20 बाय 20 इज 1 एंड दिस शुड बी अगेन 2। ये आ गया यू आई। ठीक है, यू आई आने के बाद फाइंड एफ आई यू आई। तो अभी एफ आई यू आई कैलकुलेट कर लिया मैंने, एफ आई यू आई। तो 8 इंटू 3 54, 18 3 54 बट अ माइनस साइन। ठीक है सर। फिर 12 इंटू 2 इज -24, माइनस साइन ऑलरेडी है, 13 एंड -13, फिर ये 0, फिर ये 8 एंड 22 इंटू 2 इज 44। ठीक है, अब इनका समेशन। सो समेशन एफ आई यू आई 54 24 78 13 91, फिर -91 आ गया, तो उसमें से 8 ऐड करोगे तो 91 में से 8 गया 83, और फिर 44, तो 39 -39 इज दी समेशन एफ आई यू आई वैल्यू। ठीक है, फिर समेशन एफ आई कितना होगा, समेशन एफ आई कैलकुलेट करेंगे तो दैट शुड बी इक्वल टू 100, क्योंकि ऑलरेडी गिवन है ना। सॉरी, ये समेशन एक्स आई के नीचे क्यों लिखा मैंने, माय मिस्टेक, दिस हैज टू कम ओवर हियर। समेशन एफ आई इज इक्वल टू 100। ठीक है ना, डेटा गिवन था ना। अच्छा, कैलकुलेट ऐड कर लिया मैंने, कई क्वेश्चन में गिवन होता है डायरेक्टली कि इतना डेटा था, बट इसमें ऐड कर लो 30 30 43, फिर 27 करोगे तो 70 एंड 30 100 दिख ही रहा है वो। ओके, नाउ एज सिंपल एज दैट कि अगला स्टेप क्या होगा, फॉर्मूला लिखे अपन, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई अपॉन एन, एन मतलब समेशन एफ आई इंटू एच। ये आ गया। सो दिस विल गिव मी एक्स बार इज इक्वल टू, ए कितना है
120 प्लस समेशन एफ आई यू आई कितना है -39, ठीक है, इनटू एच कितना था 20 एंड डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई इज 100. सो ये 5. सो माय आंसर इज एक्स बार इज इक्वल टू 120 माइनस 39 बाय 5. दिस इज द आंसर. और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू शुड गेट 600 माइनस 39 इज 561 डिवाइडेड बाय 5. दिस इज इक्वल टू 112.2. तो ये आ गया मेरा मीन. अब ये एक अच्छा एक्सरसाइज होगा या एक अच्छा आइडिया होगा कि मैं जो स्टेप डिविएशन मेथड से कैलकुलेट किया है मैंने, तुम उसी चीज को अज्यूम मीन मेथड से कैलकुलेट करके देखो. ठीक है, और देखना कि आंसर इसी के आसपास कुछ आएगा, थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट होगा तो वो हो गई. ऑब्वियसली डिफरेंट मेथड्स है, बट कैलकुलेट करके देख सकते हो कि किसके आसपास आंसर आ रहा है. और ऊपर वाले क्वेश्चन को तुम स्टेप डिविएशन मेथड से करके देख सकते हो. सो दैट इज जस्ट फॉर प्रैक्टिस. ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू मीन कैलकुलेशन इतनी सारी चीजें पता होनी चाहिए जो हमने डिस्कस की. ठीक है, 3 मेथड डिस्कस किए और उनका एक एक एग्जांपल किया. आई थिंक सफिशिएंट होना चाहिए. बाद में फिर वो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाले क्वेश्चन, दैट इज नॉट वेरी डिफरेंट, इसी को करके होगा. तो अभी आगे बढ़ते फिर देखेंगे उसको एंड में. ठीक है, तो अच्छा पहले प्रॉपर्टीज ऑफ, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मीन भी होती है वो भी बता देता हूँ. ठीक है, वो भी तुमने लास्ट ईयर पढ़ा ही होगा थोड़ा बहुत, बट फिर भी प्रॉपर्टीज में देर इज नथिंग डिफरेंट न्यू. कि मेरे पास मान लो कि n ऑब्जर्वेशन है, अगर मैंने हर ऑब्जर्वेशन में कुछ कांस्टेंट को ऐड कर दिया, ठीक है, जैसे ऑब्जर्वेशन थे x1 x2 x3 अप टू xn, उसमें मान लो मैंने ऐड कर दिया कुछ, हर ऑब्जर्वेशन में मैंने 10 10 10 10 10 10 ऐड कर दिया, तो सारे ऑब्जर्वेशन बाय 10 इंक्रीज हो गए. तो अगर सारे ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज कर दिया बाय कांस्टेंट 10, तो उसका मतलब क्या होगा कि जो मीन होगा वो भी 10 से बढ़ जाएगा, वो भी 10 से बढ़ जाएगा. ठीक है, तो एक मिनट, जस्ट अ मिनट, मैं लिख रहा हूं. हाँ, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मीन. तो क्या बोला मैंने, देखो अभी समझा देता हूँ. फर्स्ट प्रॉपर्टी देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, अच्छा सम ऑफ डिविएशंस लिखा हुआ है फर्स्ट प्रॉपर्टी में. दैट इज आल्सो नॉट अ वेरी डिफरेंट थिंग. कैसे समझ सकते हैं इसको कि सम ऑफ डेविएशंस फ्रॉम मीन इज जीरो. तो बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं सम ऑफ डेविएशंस कैलकुलेट करूं, सम ऑफ डेविएशन का मतलब क्या कि एक्स आई माइनस एक्स बार, इसका समेशन अगर कैलकुलेट करूंगा तो ये हमेशा इक्वल टू जीरो आएगा. ठीक है, दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी यू शुड नो. ऐसा क्यों? क्योंकि मैं डेविएशन कैसे कैलकुलेट किया, मैंने किसी मीन को अज्यूम करके, है ना. अज्यूम मीन मेथड का मतलब क्या हुआ कि हमने कुछ मीन अज्यूम किया, उसके बाद कैलकुलेशन की, जस्ट टू गेट दी आंसर. ठीक है, मीन निकालने के लिए. तो उसी मीन को अगर मैं डेविएशन कैलकुलेट करूं उसके रिस्पेक्ट में, तो उनका जो समेशन होगा वो जीरो के बराबर होगा. नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि इफ अ कांस्टेंट रियल नंबर a is added to each of the observation, then the new mean will be x bar plus a. देखो इसमें बोलने का मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास ऑब्जर्वेशन थे x1 x2 x3, ठीक है, अप टू xn. मैंने क्या किया, हर ऑब्जर्वेशन में a ऐड कर दिया, तो नए ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएंगे, x1 प्लस a, x2 प्लस a, देन x3 प्लस a एंड सो ऑन अप टू xn प्लस a. ठीक है, अब तुम इस केस में मीन देखो कितना होगा. इस केस में जो मीन होगा वो x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn के बराबर होगा डिवाइडेड बाय n. अब इस केस में मीन देखो कितना होगा, x बार x1 प्लस a प्लस x2 प्लस a एंड सो ऑन अप टू xn प्लस a. हर ऑब्जर्वेशन में a ऐड कर दिया हमने और डिवाइडेड बाय n आ गया. अब हर ऑब्जर्वेशन में n ऐड कर दिया तो दिस इंप्लाइज x बार इज इक्वल्स टू ये x1 प्लस x2 प्लस x3. इसको डिफरेंट लिख लेते हैं, अलग से लिख लिया मैंने x1 प्लस x2 प्लस x3. ठीक है, अप टू xn. ठीक है, देन प्लस a हर ब्रैकेट में a लिखा हुआ है और कितनी बार a, n टाइम्स. सो दिस इज n टाइम्स ऑफ a होल डिवाइडेड बाय n होगा. ठीक है,
तो अभी तुम्हें दिख रहा है कि ये एक्स बार को लिखा जा सकता है, इस प्लस साइन के रिस्पेक्ट में सेपरेट कर दिया तो ये आ जाएगा, जो पुराना वाला एक्स बार था तो इसको न्यू कर देते हैं। सो दिस इज एक्स बार ओल्ड प्लस एन ए अपॉन ए, एन एन कैंसिल तो ए। तो दिख रहा है हमें यहाँ से कि जो मीन था पहले से वो बाय क्वांटिटी ए बढ़ गया, एवरीथिंग एल्स इज सेम। ठीक है, अब उसी तरह से तुम हर ऑब्जर्वेशन में से अगर ए सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एक्स बार माइनस ए आ जाएगा, नया मीन। अगर हर ऑब्जर्वेशन को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो जो नया मीन होगा वो ए इंटू एक्स बार हो जाएगा। अगर सारे ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करोगे तो न्यू मीन विल बी एक्स बार बाय ए। ठीक है, नॉट वेरी डिफिकल्ट। तो नाउ लेट्स गो अहेड। तो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू मीन। मीन ही थोड़ा सा दो तीन मेथड है उसमें, देन मीडियन मोड इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग पे आते हैं। ये अभी हमने समझा क्या, मीन। ठीक है, नाउ कम टू मीडियन। ठीक है, अब तुमने 9th क्लास में ऑलरेडी मीडियन पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो मीडियन का मतलब क्या पढ़ा है तुमने? मीडियन का मतलब ये होता है कि जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए होंगे, अगर मैं रॉ डेटा की बात करूं तो उस रॉ डेटा में जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन होगा, दैट मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इज नथिंग बट द मीडियन। ठीक है, मान लो मेरे पास 3 ऑब्जर्वेशन दे रखे। ठीक है, 1 2 और 3, ये 3 ऑब्जर्वेशन है। तो इसमें जो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन है वो ये है, दिस इज द मीडियन। ठीक है, अब मान लो मेरे पास 4 ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, 1 2 3 और 4। तो इसमें मीडियन क्या होगा? मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन अगेन। बट मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन बताने के लिए अब मैं कौन सी मिड वैल्यू कंसीडर करूं? 2 को कंसीडर करूं या 3 को कंसीडर करूं? ये दोनों मिड वैल्यूज बोल सकता हूं। तो इस केस में क्या करोगे तुम कि इसमें तुम मीडियन कैलकुलेट करने के लिए तुम मीन ले लोगे, इन दोनों का मीन ऑफ 2 एंड 3, मतलब एवरेज ऑफ 2 एंड 3, दोनों का जो मीन होगा दैट विल बी इक्वल टू द मीडियन। ऐसे तुम पहले से कैलकुलेट करते थे। ठीक है, अच्छा, अब हम एक फॉर्मूला भी पढ़ेंगे टू कैलकुलेट मीडियन। तो दिस वाज फॉर किसके लिए? ये तो सिंपल अपना उसके लिए था, अनग्रुप डेटा के लिए। अनग्रुप डेटा के लिए मीन इस तरह से कैलकुलेट करते थे तुम। ठीक है, अनग्रुप डेटा बोल दो या रॉ डेटा बोल दो। तो आई थिंक ये लिखने की जरूरत नहीं है मुझे कि कैसे कैलकुलेट किया। लिख दूं क्या? चलो लिख ही दिया कि फर्स्ट थिंग इज मीडियन ऑफ रॉ डेटा। ठीक है, रॉ डेटा का मतलब ग्रुप्ड नहीं है, अनग्रुप्ड मान सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे तुम? डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। एक्चुअली मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया ना, तो मैंने डेटा को ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया था। सो फर्स्ट स्टेप इज कि अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। अरेंज डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ठीक है, चलो असेंडिंग ही लिखो, सिर्फ फालतू में डिसेंडिंग से काय को कंफ्यूज करना, हम असेंडिंग में ही करेंगे सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, जैसे तुमने असेंडिंग ऑर्डर में कर दिया, फिर स्टेप 2 में क्या करो कि देखो कि कितने ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, मान लेते हैं कि लेट देयर आर एन ऑब्जर्वेशंस, देयर आर एन ऑब्जर्वेशंस, मतलब एन डेटा सेट्स है मेरे पास। तो अगर n नंबर ऑफ डेटाज है तो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ n मेरा मीडियन चेंज होगा, क्योंकि तुमने यहाँ पे देखा अगर 3 डेटा है तो इस तरह से मीडियन, 4 डेटा है तो इस तरह से। तो n नंबर ऑफ डेटा इज इवन और ऑड, उस पर डिपेंड कर रहा है मेरा आंसर। सो नाउ आई कैन से दैट इफ n इज ऑड, n इज ऑड, देन मैं क्या लिख सकता हूं? देन आई कैन से दैट मीडियन मीडियन विल बी इक्वल टू median will be equal to n plus 1 by 2th, n plus 1 by 2th ऑब्जर्वेशन। ऊपर वाले एग्जांपल को सिंपल सा एग्जांपल था उससे रिलेट करो। n प्लस 1 बाय 2th ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ कि 3 ऑब्जर्वेशंस थे, तो 3 ऑब्जर्वेशन के करस्पॉन्डिंग n की वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 प्लस 1 इज 4 बाय 2 इज 2। तो जो सेकंड ऑब्जर्वेशन होगा, सेकंड ऑब्जर्वेशन विल बी दी मीडियन। ठीक है, और अगर ये पहले से पढ़ रखा है तो इसलिए मैं जल्दी से लिख देता हूं, इफ n इज इवन देन, तो क्या होगा? मीडियन विल बी मीन ऑफ, इस केस में द मीडियन विल बी
मीन ऑफ, मीन किसका होगा? जो मिडल में दो वैल्यूज दिखेंगी तुमको, सॉरी मीन लिखना है यहाँ पे मुझे, सॉरी, मीन ऑफ, तो ऊपर वाले एग्जांपल में जाओ, सेकंड ऑब्जर्वेशन का और थर्ड ऑब्जर्वेशन का, सो दैट शुड बी मीन ऑफ n/2th एंड n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। इन दोनों ऑब्जर्वेशन का मीन लेना है, तो मीन लेने का मतलब दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करोगे, दैट शुड गिव यू दी व्हाट यू से मीडियन। ठीक है, चलो नाउ विल टॉक अबाउट मीडियन फॉर अ ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो अगेन देयर इज अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर, वो लिख लेते हैं। तो मीडियन होता क्या, दिस इज नथिंग बट दी सेंट्रल टेंडेंसी विच गिव्स द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, है ना। मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन कैसे बताएंगे, तो ग्रुप डेटा में डायरेक्टली मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन बताना डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। सो इसके लिए हम मेथड यूज करेंगे, सो दैट मेथड इज, आई एम राइटिंग, जस्ट अ मिनट। सो दिस इज द मेथड। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं क्या, दिस वाज रॉ डेटा, तो मीडियन ऑफ ग्रुप डेटा ऐसा लिखना पड़ेगा मुझे, तो वो लिख लेता हूँ मैं। दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डेटा, ठीक है। चलो, सो इफ द डेटा इज ग्रुप्ड, तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले मीडियन क्लास डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। देयर इज अ टर्म कॉल्ड मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास क्या होता है? Median class is the class whose cumulative frequency is greater than n/2 is called the median class. अब cumulative frequency क्या होती है, this should be the doubt कि सर cumulative frequency क्या होती है, तो ठीक है अभी एग्जांपल करेंगे तो समझेंगे कि cumulative frequency क्या होती है। cumulative frequency का कुछ भी मतलब नहीं है ज्यादा, रिस्पेक्टिव क्लासेस की फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जाओ तो तुम्हें cumulative frequencies मिलते जाएंगी। So the median class is the class whose cumulative frequency is greater than n/2, ठीक है। Then अब ये पता चलने के बाद सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, मीडियन। मीडियन का मतलब द मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन इन अ ग्रुप डेटा। प्रिपेयर द cumulative frequency table corresponding to given frequency distribution and obtain n is equals to summation fi। फिर find n/2, ठीक है। n/2 कैलकुलेट कर लिया मैंने। देन लुक एट दी फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n/2, जस्ट ग्रेटर देन n/2 जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको देखना है, एंड फाइंड द करस्पॉन्डिंग मीडियन क्लास। वो मीडियन क्लास अभी हम समझेंगे कैसे कैलकुलेट करना है। एंड देन फाइनली जब ये हो जाए तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, दिस इज द फॉर्मूला वुड बी यूजिंग। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, अगेन आउट ऑफ स्कोप है हमारे, हम नहीं समझ सकते इसको, हमें सिर्फ इस फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा और एप्लीकेशन समझ में आना चाहिए। तो दिस m रिप्रेजेंट्स द मीडियन, n हमने अभी ऊपर समझा कि ये n इस तरह से समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज होगा। c क्या होगा, c इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। अब ये सारी चीजें समझ में आएगी, अभी एग्जांपल करेंगे। तो h इज नथिंग बट द साइज ऑफ द मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास होगा, और क्या है n, तो समेशन fi है, ठीक है। तो फटाफट ज्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा अपन एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, तो चीजें अपने आप क्लियर हो जाएगी। Just a minute, I'll take the example.
सो दिस इज द क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, क्वेश्चन में ये बोला है कि इसका मीडियन निकालो, फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो तुम देख सकते हो कि यू हैव बीन गिवन द मार्क्स, यू हैव बीन गिवन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब फ्रीक्वेंसीज दे रखी है। दिस इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी। सो आवर फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? आवर फर्स्ट स्टेप इज हम पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना ले। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखो अभी बनाता हूँ कैसे। सबसे पहले आएगा मार्क्स, then number of students, number of students that is nothing but the frequencies। number of students का मतलब है the frequency fi value। ठीक है, then तो मार्क्स है 0 से 10 तो फ्रीक्वेंसी 8 है। देन 10 to 20 अगर फ्रीक्वेंसी है तो दिस इज मार्क्स अगर 10 to 10 है तो फ्रीक्वेंसी इज 20। फिर अगर 20 से 30 मार्क्स है तो फ्रीक्वेंसी इज 36। देन 30 to 40 it is 24। फिर 40 to 50 it is 12 एंड हाँ बस इतना ही, और ये टोटल 100 दे रखा है। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, आई वुड कैलकुलेट दी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का मतलब ये होता है, तो यहाँ पे लिखा जाए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो सबसे पहले क्लास के लिए व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी 8, वो एज इट इज आ जाएगी 8। फिर नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए क्यूमुलेटिव का मतलब क्या है कि तुम इस 8 में इस 20 को ऐड करो, यू विल गेट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आ जाएगी 20। फिर उस 20 में तुम 36 को ऐड करो तो ये आ जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज 56। ठीक है, सो हम क्या कर रहे हैं, जो पहले के क्लासेस थे उनकी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, आई थिंक मैंने सही लिखा क्या? अच्छा ये 28 होना चाहिए ना, व्हाट इज दिस, ये 28 होना चाहिए क्योंकि 8 प्लस 20 इज 28, 28 प्लस 36 करेंगे तो यू शुड गेट 64। ठीक है, तो ये 28 का मतलब क्या हुआ कि जिनके मार्क्स 20 से कम है दोज आर 28 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिनके मार्क्स 30 से कम है दोज आर 64 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अगर मुझे ये किसी ने पूछा रहता कि ये बताओ कि कितने स्टूडेंट है जिनको 30 से कम मार्क्स मिले, तुम क्या करते इसको देख के? 8, 20 और 36 को ऐड कर लेते और फिर बताते। तो मैंने क्या किया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया, उससे तो मुझे डायरेक्टली पता चल रहा, अच्छा वो एडिशन मैंने कर लिया यहाँ पे, दैट इज द आइडिया। अब 64 में 24 ऐड करूंगा तो कितना आएगा, दैट शुड बी इक्वल टू 88 और फिर फाइनली 100। तो दिस शुड बी 88 एंड फाइनली 100। तो ये आ गया मेरा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैंने आई थिंक एक्सप्लेन कर दिया कैसे बनाना है। अब देखो, तो फर्स्ट स्टेप बना लिया, प्रिपेयर दी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल करस्पॉन्डिंग टू द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑब्टेन्ड n। तो आई थिंक n इज नथिंग बट समेशन fi, तो हमारा n तो यहीं पे लिखा हुआ है, n इज इक्वल टू समेशन fi, और समेशन fi कितना है, दैट इज 28 प्लस 36, ये तो 100 ही होना चाहिए। अंडरस्टूड है ना, गिवन है वहां पे कि देयर आर 100 स्टूडेंट। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इफ आई गो टू दी स्टेप्स आई कैलकुलेट n बाई 2। तो n बाई 2 की वैल्यू कितनी है, n बाई 2 इज इक्वल टू 50। ये 50 के इक्वल है। ठीक है, लेट मी चेक, आपके बुक में सेम ही फॉर्मूला दे रखा है ना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो मैंने n बाई 2 की वैल्यू निकाल ली 50। फिर n बाई 2 की वैल्यू निकालने के बाद क्या करेंगे, तो स्टेप्स में देखोगे तो इट इज रिटन दैट आई शुड सी look at the cumulative frequency just greater than n by 2 and find the corresponding median class। तो मीडियन क्लास क्या बताया था मैंने, द क्लास हुज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन n by 2। तो लुक एट द फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट ग्रेटर देन n by 2। तो n by 2 मतलब 50, 50 से ग्रेटर कौन है, जस्ट ग्रेटर मतलब 64। सो दिस 64 इज द फ्रीक्वेंसी आई एम लुकिंग फॉर इस स्टेप के हिसाब से, which is just greater than n by 2, और उसके corresponding what is the class, the corresponding class is this। तो यहां से मुझे पता चल रहा है that my median class is what, my median class is 20 to 30। ये इंपॉर्टेंट है, मीडियन क्लास कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने मीडियन क्लास कैलकुलेट कर लिया देन द फर्दर कैलकुलेशन बिकम्स इजी। ठीक है, अब देखो, तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट था टू कैलकुलेट मीडियन क्लास। कैसे कैलकुलेट किया, फिर से समेशन फ्रीक्वेंसीज निकाली, n बाई 2 किया, n बाई 2 की वैल्यू जितनी आएगी उससे जस्ट
बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, उससे जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ 28 के बाद सीधा 64 है, तो हम 64 का पिकअप करेंगे, कर लिया। अब क्या है इसमें, यूज द फॉर्मूला टू गेट द आंसर। अब एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास मतलब क्या हुआ, तो अब लिख सकते हो तुम एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल इज इक्वल टू लोअर लिमिट इज 20, तो ये 20 हो गया। फिर क्या चाहिए एल के बाद, एन ऑलरेडी पता है, सी क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास का मतलब क्या हुआ, कि जो मीडियन क्लास के पहले का क्लास था, तो मीडियन क्लास के पहले कौन सा क्लास है, 10 to 20, तो उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 28, सो दैट शुड बी द वैल्यू ऑफ सी। तो समझ में आना चाहिए कि मैं किस तरह से समझा रहा हूं, तो वो उसी के अकॉर्डिंग यू शुड पिकअप द वैल्यूज। फिर सी आने के बाद मुझे क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास भी पता है एफ, और एच भी आ जाएगा, एच इज नथिंग बट साइज ऑफ द मीडियन क्लास। सो एफ की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। अब यहाँ पे उसने फ्रीक्वेंसी बोला है, ठीक है, बी केयरफुल कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, कि एफ इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, जो ऑलरेडी गिवन फ्रीक्वेंसी थी टेबल में, तो इसके करस्पॉन्डिंग द फ्रीक्वेंसी इज 36। So it means in the formula the value of f is 36, और h क्या, size of the median class, that is 10. So I think now we are ready enough to apply the formula to calculate median. So median will be equal to what, l plus n by 2 minus c, तो ये आ जाएगा l plus n by 2 minus c upon f into h, ठीक है। So this is equal to l is 20 plus n by 2 मतलब n by 2 क्या है 50, राइट, n by 2 हमने कैलकुलेट किया 50 था, एंड माइनस 28, 50 माइनस 28 अपॉन f कितना है 36, एंड इनटू 10। सो दिस इज 20 प्लस 50 माइनस 28 कितना होगा, 22 इंटू 10 बाय 36। आई थिंक इसको तुम कैलकुलेट कर सकते हो कितना आएगा, ये चेक कर लो कितना आएगा। आई थिंक दिस शुड बी इक्वल टू 20 प्लस 55 ना, ये 6 2 से कैंसिल करना पड़ेगा, 18 देन 5 देन 9 एंड 11, सो 55 बाय 9, और 180 प्लस 235 बाय 9, 235 बाय 9 का मतलब समवेयर अराउंड 36, 36.1। सो द मीडियन आंसर इज 36.1, ये आ गया आंसर। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट मीडियन फॉर अ ग्रुप डेटा। आई थिंक अभी इसमें और क्या एक्सप्लेन किया जाए, जस्ट अ फॉर्मूला एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है, चलो। देन इफ वी अंडरस्टैंड दिस, देन लेट्स कम टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मोड। मोड भी देख लेते हैं। जो तुमने मोड पहले पढ़ रखा है, उस मोड का मतलब क्या था, मोड वही पढ़ना है। मोड का मतलब था कि द ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ऐसा ऑब्जर्वेशन जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो, ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट मोड। फाइन, तो लिख लिया मैंने कि मोड का मतलब होता है द ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। एक मिनट, ठीक है, तो मैंने मोड का मतलब लिख लिया, ऑब्जर्वेशन, ऐसा ऑब्जर्वेशन, वो ऑब्जर्वेशन खुद ही मोड है, ऑब्जर्वेशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो ये तो अनग्रुप डेटा होगा, उसके लिए हम बता सकते, कैसे बता देंगे कि देखेंगे कौन सा डेटा सबसे ज्यादा बार दिख रहा है, उसको देखते हुए मैं बोल दूंगा कि अच्छा ये होना चाहिए इसका मोड, ठीक है। बट अगर ग्रुप डेटा है, ठीक है, तो ग्रुप डेटा के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आई थिंक अनग्रुप के लिए मैं लिख नहीं रहा हूं यहाँ पे, दैट इज अंडरस्टूड। सो विल अंडरस्टैंड मोड फॉर ग्रुप्ड डेटा, ग्रुप्ड डेटा,
ठीक है. सो अगेन देयर इज अ फॉर्मूला. एम्पेरिकल रिलेशंस होते हैं ये सारे, जिनका डेरिवेशन एग्जिस्ट नहीं करता शायद, तो हम एप्लीकेशन समझेंगे इसका. सो ये आ गया मेरा मेथड. तो इसमें क्या करेंगे, टू फाइंड द मोड, द आइडिया इज कि मैं सबसे पहले मॉडल क्लास आइडेंटिफाई करूंगा. अब ये मॉडल क्लास क्या है, द क्लास ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. तो जो ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा मुझे, उससे मैं ये देख सकता हूँ कि किस क्लास की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है. जिस क्लास की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी द मॉडल क्लास. ठीक है, ऑफ दैट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ठीक है, फिर उसके बाद द मोड विल बी कैलकुलेटेड यूजिंग दिस फॉर्मूला विच इज मोड इक्वल टू एल प्लस, ये गलत लिखा हुआ है, दिस इज रॉन्ग, ये यहाँ पे मिस्टेक है. ठीक है, ये मिस्टेक है. दैट शुड बी, यहाँ होना चाहिए एफ वन माइनस एफ नॉट. इट शुड बी एफ वन माइनस एफ नॉट. ठीक है, तो मेक दैट करेक्शन. तो नो नीड टू कंफ्यूज, जो लिखा हुआ है वहां पे उसके लिए इट शुड बी एफ वन माइनस एफ नॉट. तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट अपॉन टू एफ वन माइनस एफ नॉट माइनस एफ टू. ये सब क्या होता है अब ये समझेंगे, ये माइनस है इंटू एच. ओके, तो L is what, lower limit of the model class. H is size of the interval, frequency of the model class, frequency of the class preceding the model class. Preceding का मतलब जो model class के पहले वाला class होगा, और succeeding का मतलब जो model class के बाद वाला class होगा उसको succeeding model class कहेंगे. ठीक है, तो अभी फटाफट एक सिंपल सा एग्जांपल, तो ये भी समझ जाए. सो दिस इज द क्वेश्चन, इसमें अप्लाई करते हैं अपन. क्वेश्चन इज, the following data gives the information of the observed lifetimes of 20 to 25 electrical components. So determine the model lifetimes of the component. So let's apply that formulation. क्या था उसमें, सबसे पहले I should identify the model class. तो model class is the class which is having maximum frequency. तो किसकी maximum frequency है, this is the maximum frequency 61. So my model class over here is what, model class is 60 to 80. 60 to 80 is the model class. ठीक है, now once I identify the model class, तो मेरा जो mode था उसके लिए L identify करो. L is lower limit of the model class. So with respect to this now L is equal to lower limit which is 60. फिर मुझे क्या चाहिए, F1, F0 and F2. H is size of model class, तो H is also very easy 20. फिर F0 क्या था, सॉरी F1 क्या था, F1 was frequency of model class, तो F1 is nothing but equal to 61. देन F0, F0 का मतलब था फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास. प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास का मतलब क्या, जो मॉडल क्लास के पहले वाली फ्रीक्वेंसी है, तो ये इसके पहले 52. एंड F2 का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, तो उसके बाद वाला, तो दैट इज F2 इक्वल टू 38. सो नाउ वैल्यूज पुट करना है. मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 था ना, हाँ F1 माइनस F0
अपॉन 2f1 minus f naught minus f2 into h. This is the formula. ठीक है, लेट्स पुट दी वैल्यूज। तो ये आ जाएगा 60 प्लस f1 माइनस एफ नॉट कितना होता है 60 माइनस 58, चलो लिख ही लिया 60 माइनस 52 डिवाइडेड बाय 2 इंटू एफ वन कितना है 60 माइनस एफ नॉट इज 52 माइनस एफ टू इज 38 इंटू एच, एच कितना है 20। ठीक है, नाउ डू द कैलकुलेशंस। 60 plus 60 minus 52 is 8 upon 120 and 52 and 38 कितना हो जाएगा 60 और 30 90, 120 minus 90 is 30 into 20, 0 से 0, so this is 60 plus 16 by 3। ठीक है, and further calculation check कर सकते हो। did I do any mistake? एक मिस्टेक तो दिख गया मुझे, दैट शुड बी 61, मैंने 60 लिख लिया गलती से, इट शुड बी 61, सो दैट इज देयर। हाँ 61, वही वही उसी पे आ रहा था मैं। कहाँ गया ये, F1 was 61, गलती से यहाँ 60 आ गया 61। तो 61 61 61 में से ये आ जाएगा 9, और ये कितना आ जाएगा 122 माइनस 52 एंड 38, आई थिंक 20 आ जाएगा। हम्म, नहीं, कहाँ से 20 हो गया, ये मिस्टेक। 122 माइनस 90 एंड दैट शुड बी 32। ठीक है, बाकी तुम कैलकुलेशन कर लो, इसको कैलकुलेट करोगे तो मैं लिख देता हूँ आंसर कितना आएगा, समथिंग अराउंड 65.525। दिस शुड बी द आंसर, 625 इन फैक्ट 625, ये आ गया। ठीक है, आई थिंक जस्ट एन एप्लीकेशन। चलो, सो मीन मीडियन मोड ये तीनों हमने अभी समझ लिया कि किस तरह से कैलकुलेट होगा। ठीक है, अच्छा, देर इज अ एम्पेरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड, वो तुमने लास्ट ईयर पढ़ा ही होगा, बट लिख लेता हूँ अभी, इतना बता दिया तो ये भी लिख लेते हैं। एम्पेरिकल रिलेशन, एम्पेरिकल रिलेशन का मतलब क्या, कि वो बहुत सारे डेटा को देखते हुए रिलेशन बनाया गया, देर इज नो प्रूफ ऑफ दिस। मीन मीडियन एंड मोड, दैट इज कि मोड होता है, मोड इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन minus 2 times of mean, 3 times of median minus 2 times of mean. This is the empirical relation between mean, median and mode. ठीक है, चलो, now अभी इसमें क्या बचा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इफ यू लुक एट द सिलेबस, तो एक काम करते हैं, विल टेक 2 to 3 मिनट्स ब्रेक, उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। ठीक है, सो डोंट गो, मैं इसको कंटिन्यू करूंगा बट आफ्टर 2 to 3 मिनट्स।
यस, सो लेट्स कंटिन्यू। सो आगे हमें क्या डिस्कस करना है अभी, दैट इज रिगार्डिंग द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अभी तक हमने मीन मीडियन मोड कैसे कैलकुलेट किया ये देख लिया। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज वेरी इजी, आई थिंक, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या है कि हमें जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा उसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये अभी हमने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था। अब उसको फिर से यहाँ पे भी देखेंगे कि किस तरह से उसका यूज करेंगे। ठीक है, दिस इज देयर। अच्छा, अब टू ड्रॉ द ग्राफ और टू अंडरस्टैंड दिस अगेन, सेट प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चलेंगे कि किस तरह से इसको प्लॉट किया जाएगा। और जो ग्राफ प्लॉट होगा उसको ओगिव बोलते हैं। ठीक है, ओगिव। तो बुक में देखोगे तुम्हारे तो देयर इज समथिंग कॉल्ड लेस देन ओगिव और मोर देन ओगिव, तो उसको भी एक्सप्लेन करता हूं मैं। तो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट द मेथड, जस्ट अ मिनट। सो दिस इज द आइडिया ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमें पढ़ना है, कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, दैट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तुमने लास्ट ईयर पढ़ा होगा कि वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाते हैं। दैट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व व्हाट वी ड्रॉ इज नथिंग बट कॉल्ड इट एज एन ओगिव, तो उसको हमने एक नाम दे दिया ओगिव। सो दिस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कर्व इज नथिंग बट दिस ओगिव। ठीक है, this is important. Now this cumulative frequency I can calculate in two types. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, वन इज लेस देन सीरीज एंड अनदर इज मोर देन सीरीज। अब इसी चीज को तुम्हारे पास जो बुक है उसमें लिखा हुआ है लेस देन ओगिव एंड मोर देन ओगिव, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड। दिस इज नथिंग बट लेस देन ओगिव की बात करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे बात करेंगे मोर देन। ठीक है, नाउ व्हाट इज द आइडिया। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्लॉट करना पड़ेगा, दैट इज करस्पॉन्डिंग टू लेट्स से लेस देन सीरीज। सो टू कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन एंड एन ओगी वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, मार्क द अपर क्लास लिमिट अलोंग द एक्स एक्सिस, मतलब ये ग्राफ कैसे प्लॉट करना है उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड करस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अलोंग वाई एक्सिस, तो एक्स ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे वी विल प्लॉट दी क्लास लिमिट, जो भी अपर क्लास लिमिट होगा उसी को प्लॉट करेंगे, और वाई एक्सिस पे प्लॉट करेंगे द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच वी विल बी कैलकुलेटिंग। फिर उसके बाद ये जो पॉइंट्स हमारे पास होंगे टेबल पे, उस टेबल से हम उस पॉइंट्स को प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे। सो प्लॉट दीज पॉइंट्स सक्सेसिवली बाय लाइन सेगमेंट, मतलब इनको ये सक्सेसिवली होना, ये ज्वाइन करने पड़ेंगे पॉइंट्स, अभी समझेंगे। एंड वी गेट अ पॉलीगॉन दैट इज कॉल्ड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। सो अब चलो पहले एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ ना, सो दैट समझ में आ ही जाएगा कि किस तरह से प्लॉट होने वाला है। जस्ट अ मिनट, देखो, क्योंकि मेथड को बोलने से समझाने से अच्छा वी शुड हैव द रियल एग्जांपल। सो दिस इज द एग्जांपल, देखो अभी मैं ग्राफ प्लॉट करके आई विल एक्सप्लेन। तो क्या दे रखा है यहाँ पे, द एग्जांपल सेज दैट the following distribution gives the daily income of 50 workers of a factory, किसी फैक्ट्री का 50 वर्कर का
इनकम दे रखा है, डेली इनकम। सो डेली इनकम, जिन डेली इनकम 100 टू 120, इसका मतलब क्या हुआ, ऐसे वर्कर्स 12 है जिनका इनकम 100 से 120 रुपए के बीच में। देन डेली इनकम 120 टू 140 के बीच में ऐसे लोग कितने हैं, 14, 8, 6 एंड 10 करस्पॉन्डिंग। हमें क्या कन्वर्ट करना है, हमें करना है कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन टू अ लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओ गिव। तो हम बेसिकली यहाँ पे लेस देन ओ गिव बनाने वाले हैं, ठीक है। चलो, सो सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन होगा उससे मुझे पहले ये प्लॉट करना पड़ेगा, लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो देखो, इफ यू सी दी स्टेप्स, ये तो ग्राफ कैसे प्लॉट करना है इसकी स्टेप दे रखी है। लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाएंगे वो देख लेते पहले। सो फॉर दैट व्हाट आई वुड डू इज कि ये मैंने लिख लिया यहाँ पे डेली इनकम। चलो, अब लेस देन टाइप बनाना है, तो लेस देन टाइप का मतलब क्या हुआ, देखो लेस देन टाइप का मतलब ये होगा कि ये क्लास इंटरवल 100 से 120 दे रखा है, तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे डेली इनकम, फिर मैं उसको लेस देन में कन्वर्ट करूंगा, 100 टू 120, ठीक है। देन कितना है, 120 टू 140, फिर 140 टू 160, 160 टू 180, ठीक है। एंड देन 180 टू 200। अब आगे जो मैं बताऊंगा उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल प्लॉट करना है फॉर लेस देन टाइप। लेस देन टाइप का मतलब क्या हुआ कि इसी डेली इनकम को मैं लेस देन टाइप में लिख सकता हूं। दैट इज आई कैन राइट दिस एज इनकम, इनकम लेस देन, मोर देन भी बताऊंगा बाद में, पहले इनकम लेस देन देके, इनकम लेस देन। इनकम लेस देन में भी क्या लिखूं, देखो ये क्लास इंटरवल क्या है, 100 टू 120, इसका मतलब जिन लोगों का इनकम 100 से 120 रुपए के बीच में, इसी को मैं लिख लेता हूं इन दी डिफरेंट फॉर्म, सेइंग दैट लेस देन 120, ठीक है। फिर आगे में 120 से 140 लिखा हुआ है, इसको लिख लेता हूँ लेस देन 140, इसको लिख लेता हूँ लेस देन 160, लेस देन 180 एंड लेस देन 200। सो नाउ दिस विल रिप्रेजेंट कि ऐसे कितने लोग हैं जिनका इनकम 120 से कम है, ऐसे कितने लोग हैं जिनका इनकम 140 से कम है, ठीक है। चलो, तो अभी मुझे क्या फ्रीक्वेंसीज पता है, फ्रीक्वेंसीज आई नो, दैट इज नंबर ऑफ वर्कर्स। तो नंबर ऑफ वर्कर्स दैट इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12। ये इस क्लास के करस्पॉन्डिंग लिख रहा हूं मैं, ये लेस देन को अभी अभी समझेंगे, 12, देन 14, देन 8, 6 एंड 10। अब तुम सोचो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे लिखी जाए, दिस इज द इंपॉर्टेंट पार्ट। तो क्यूमुलेटिव, फिर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो पहले लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड दैट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट लेस देन टाइप। क्यों, क्योंकि मैंने इनकम को लेस देन टाइप में कन्वर्ट किया। अब देखो कैसे लिखे, अब तुम इस कॉलम को देखो और फिर सोचेंगे कि मुझे क्या लिखना है कि ऐसे कितने लोग हैं जिनका इनकम 120 से कम है, दैट इज 12 नंबर ऑफ वर्कर्स। तो पहला फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आ जाएगा 12। आई थिंक दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। फिर देखो, फिर मुझे क्या करना है, आई वॉन्ट वर्कर्स जिनका इनकम लेस देन 140 है, तो लेस देन 140 इनकम वाले ये 12 भी होंगे और ये 14 भी होंगे, राइट। ये 14 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जिनका इनकम 120 और 120 रुपए के बीच में। ये 12 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जिनका इनकम 100 और 120 के बीच में। तो अगर मैंने ये पूछा कि लेस देन 140 वाले कितने लोग हैं, तो वो यहां से भी आ जाएंगे, यहां से भी आ जाएंगे, दैट इज 12 प्लस 14 एंड दैट इज 26। तो ये कैसे कैलकुलेट किया मैंने, 12 में 14 को ऐड कर दिया। आई थिंक ऊपर में हमने ऐसा कुछ किया था अभी एक एग्जांपल में। तो इस तरह से। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग टू इनकम लेस देन 160, तो ये तीनों ऐड हो जाएंगे। तो ये दोनों को ऐड करके ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है, तो इन दोनों को ऐड कर दो। तो 26 प्लस 8 करेंगे तो 34 आ जाएगा, एंड देन 34 प्लस 6 करेंगे तो 40 आएगा, 40 प्लस 10 करेंगे तो 50 आएगा। सो इस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा फॉर लेस देन टाइप। मोर देन टाइप को भी देखेंगे बाद में, अभी पहले लेस देन टाइप समझ लो, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब अगर ये समझ में आ गया तो इसका ओगिव बना लेते हैं, ठीक है। इसका ओगिव कैसे बनाएंगे, इसका ओगिव बनाने के लिए देखो क्या लिखा था, मार्क द अपर क्लास लिमिट along x axis and corresponding cumulative frequencies along y axis, ओके।
तो अपर क्लास लिमिट को ही मार्क करना है। तो अपर क्लास लिमिट ये मैंने यहाँ पे लिख रखी है 120, 140, 160, 80 एंड 200 देख सकते हो तुम। तो अभी पहले मैं ग्राफ बनाता हूँ, देखो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ले लेते हैं। हाँ। जब भी ग्राफ बनाते हो तो यू शुड अंडरस्टैंड कि स्केल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मेरा ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट दी स्केल ऑन दी ग्राफ। स्केल का मतलब क्या होता है कि तुम ग्राफ पेपर को देखोगे तो तुम्हारा ग्राफ पेपर ऐसे लाइंस दिखेंगी तुमको, और फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखेंगी। अब ये जो एक बॉक्स है इसमें फिर देयर आर डिस्ट्रीब्यूशंस, 10 डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं छोटे छोटे। तो ये एक लाइन, ये दो लाइन के बीच का डिस्टेंस होता है 1 यूनिट। इसको अपन 1 यूनिट बोल सकते हैं। तो 1 यूनिट का मतलब एक्स एक्सिस पे कितना होगा वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ऑन एक्स एक्सिस 1 यूनिट का मतलब मैं लूंगा, वो अभी डेटा पे डिपेंड करेगा, मैं एक्स एक्सिस पे क्या प्लॉट करने वाला हूँ, ये इनकम 120, 140, तो 20 का इंटरवल है। तो बोल देते कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 20। तो सबसे पहले वैल्यू कौन सी प्लॉट करूंगा यहाँ पे, दैट वैल्यू वुड बी 120। अब 0 से 20, 40, 60, 80 ये सारी तो प्लॉट नहीं करनी है, तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे किंग बनाते हैं ये इस तरह से, कि मैं वो डायरेक्ट 0, 20, 20, 40 ये वैल्यूज मार्क नहीं करूंगा। आई वुड डायरेक्टली जंप ओवर टू द वैल्यू ऑफ 120। तो ये मैं 0 के बाद 120 तो नहीं आएगा, एज पर दी स्केल आना चाहिए था 20, 40, 60, तो मैंने सीधा उसको लिखा ही नहीं है। तो वो नहीं लिखने को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। फिर आएगा 140, फिर आएगा 160, फिर आएगा 180, फिर आएगा 200। तो जब तुम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो इसको तुम लोगे 120, फिर 140, फिर 160 इस तरह से, ठीक है। अब ये ज्यादा ओवर एक्सप्लेन हो रहा है मेरे हिसाब से। इनकम है ये, फिर फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है, यही लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसीज ऑन दी वाई एक्सिस। सो वो कौन सी फ्रीक्वेंसीज होंगी, दैट विल बी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को यहाँ प्लॉट करने के लिए पहले मेरे को स्केल डिसाइड करनी पड़ेगी। तो स्केल कैसे डिसाइड करेंगे, देखते हैं डेटा कितना है मेरे पास। ये देखो 12, 26, 34, 40, 50, मैक्सिमम डेटा 50 है, मिनिमम 12 है। तो हम क्या कर लेते हैं, 10 ले लेते हैं 10 के इंटरवल पे। सो आई वुड से ऑन वाई एक्सिस आई वुड टेक 1 यूनिट इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब 0 के बाद यहाँ 10 प्लॉट करूंगा, फिर 20 प्लॉट करूंगा, फिर 30 प्लॉट करूंगा, फिर 40 प्लॉट करूंगा, और फिर 50 प्लॉट करूंगा। ये एक, ये इसको अगर मैंने 10 बोला है मतलब ये 10 है तो ये 20 होगा इस तरह से। फिर अब क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज है इनको प्लॉट करेंगे, वही लिखा हुआ है, प्लॉट दीज पॉइंट्स बाय लाइन सेगमेंट वी गेट अ पॉलीगॉन। मतलब पहले उनको प्लॉट करेंगे तो वो मुझे जो मिलेगा दैट शुड बी पॉलीगॉन। ठीक है, देखो तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा होगा, 120 एंड 12। तो 120 एंड 12, तो 120 अगर इनकम है तो ऐसे कितने वर्कर्स है 12, तो वो यहाँ पे कहीं तो भी होगा 12। तो आई थिंक मैं अप्रोक्सीमेटली प्लॉट करूंगा। आप जब ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो यू वुड गेट एग्जैक्ट थिंग। तो ये कितना है 120, 12। देन नेक्स्ट इज 140, 26। तुम उसमें देखो कहाँ पे अपना जो टेबल बना है उसमें देखिएगा, दिस हैज टू बी दैट पॉइंट 140, 26। फिर आएगा 160, 34, तो 160 के करस्पॉन्डिंग 34 यहाँ कहीं, ठीक है। देन आफ्टर दैट आई वुड गेट 180 के करस्पॉन्डिंग 40, तो ये 40 है यहाँ कहीं आएगा, 180 के करस्पॉन्डिंग 40, एंड फाइनली 200 के करस्पॉन्डिंग आई एम हैविंग 50, तो वो यहाँ आ गया। अब क्या करेंगे हम कि इनको ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे जोड़ दिया, ये फिर ये, फिर यहाँ से ये, और फिर यहाँ से ये। सो ये जो मुझे ग्रीन में मिला है दिस इज नथिंग बट दी ओ गिव वी आर टॉकिंग अबाउट, कि ये जो हमने प्लॉट किया है दिस इज नथिंग बट दी ओ गिव, ठीक है। इसको तुम कर्व से भी ज्वाइन कर सकते हो, मतलब ओरिजिन से ऐसा, फिर ठीक है। सो दिस स्मूथ कर्व, जो इसको ऐसे स्मूथ कर्व बना दो, ठीक है। ये जो स्मूथ कर्व मिलेगा तुमको दिस इज नथिंग बट द ओ गिव। मैंने ओवर राइटिंग कर दिया काफी, बट
ठीक है, ये हमारा हो गया लेस देन ओ गिव। आई थिंक इजी इनफ, इसमें और क्या हम समझ सकते हैं। ठीक है, अब इस ओ गिव का यूज क्या है, इस ओ गिव का यूज क्या है वो भी सुन लेते हैं ना। यूज तो होगा कुछ, तो इसका एप्लीकेशन होता है। एप्लीकेशन क्या होता है, दिस ओ गिव कैन बी यूज टू कैलकुलेट मीडियन, मीडियन कैलकुलेट करने में इसका यूज होता है। तो मीडियन कैलकुलेट करने के लिए कैसे ओ गिव से मीडियन कैलकुलेट करेंगे, चलो मैं मेथड लिख दूं क्या, ये तुम्हारे बुक में नहीं दिया होगा शायद, बट मैं बता देता हूँ। दिस इज अ काइंड ऑफ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, बट क्या ही होगा अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रखेंगे अपन, तो अच्छी बात है। सो एप्लीकेशन ऑफ एन ओ गिव, ठीक है। तो ओ गिव कैन बी यूज टू फाइंड द मीडियन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीडियन कैलकुलेट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, दो मेथड लिखी है इसने। मेथड वन, draw any one of the two types of the frequency curves on the graph paper। any of the two types का मतलब या तो less than होगी या तो more than होगी, हमने प्लॉट कर लिया। फिर compute n by 2, n by 2 मतलब फ्रीक्वेंसी का आधा, ठीक है। and mark the corresponding point on the y axis। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी थी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी थी 50, 50 का आधा 25, क्योंकि 50 वर्कर दे रखे, तो दैट इज फ्रीक्वेंसी, उसका आधा 25। तो 25 कहाँ होगा, करस्पॉन्डिंग टू 25 ये होगा, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग टू 25, ठीक है, ये पॉइंट मान लेते हैं 25 वाला होगा। सो उसके करस्पॉन्डिंग उसने क्या बोला है, point on the y-axis। Draw a line parallel to the x-axis from the point marked in step 2, cutting the cumulative frequency curve at a point P। तो ये जो पॉइंट P के करस्पॉन्डिंग, ये देखो यहाँ पे कट किया, दिस इज पॉइंट P इट इज टॉकिंग अबाउट। ये जो पॉइंट P को कट किया, उसके करस्पॉन्डिंग जो इनकम आएगा दैट वुड बी द मीडियन, ये मीडियन होगा। तो यहाँ से तुम रीड कर सकते हो कि ये कितना आएगा, दिस विल बी द मीडियन। ओगिव का ये यूज होता है, इससे तुम ये बता सकते हो कि मीडियन कितना आएगा, ठीक है। और ये सेकंड मेथड लिखा हुआ है जिसमें वो लेस देन और मोर देन टाइप प्लॉट कर लिया। फिर मार्क द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू कर्व्स ड्रॉन इन स्टेप 1। तो यहाँ पे दोनों प्लॉट किए, एक मोर देन भी प्लॉट किया, लेस देन भी प्लॉट किया, दोनों कर सकते हो, ऊपर के क्वेश्चन में भी कर सकते हो। जैसे दोनों को प्लॉट किया, दोनों कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर रहे होंगे इस तरह से। ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इसके करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस पे जो वैल्यू होगी दैट विल बी द मीडियन, ठीक है। तो आई थिंक अभी और एक एग्जांपल करते हैं, उसमें विल ट्राई टू डू दिस। आई थिंक और ज़्यादा तो इसमें एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है नहीं। जस्ट अ मिनट, हम नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे अभी, हाँ, जो मॉडर्न टाइप वाला होगा। सो ये एग्जांपल है, तो इसमें क्या दे रखा है, फॉलोइंग टेबल प्रोडक्शन यील्ड्स पर हेक्टर ऑफ व्हीट ऑफ 100 फार्म्स ऑफ अ विलेज। सो ये डेटा दे रखा है, चेंज द डिस्ट्रीब्यूशन टू मोर देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ इट्स ओ गिव। तो अगेन नॉट वेरी डिफिकल्ट, तो मोर देन टाइप में कन्वर्ट करना है, तो मैं डायरेक्टली मोर देन टाइप में लिख लूँ इसको। सो प्रोडक्शन लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, प्रोडक्शन जो डेटा क्लास इंटरवल के फॉर्म में गिवन है, प्रोडक्शन यील्ड। तो मोर देन टाइप के लिए क्या है, मोर देन 55, मोर देन, इनफैक्ट उल्टा स्टार्ट करना पड़ेगा शायद, ठीक है। मोर देन 50, 55, फिर 60, 65 एंड 70, 75 ऐसा लिखना पड़ेगा।
सो प्रोडक्शन टाइप मोर देन 50 लिख लिया मैंने फर्स्ट, देन आई वुड राइट मोर देन 50, सॉरी हाँ मोर देन 50 के बाद मोर देन 60, ठीक है, देन मोर देन 50, आई थिंक मैंने गड़बड़ कर दी यहाँ पे, मोर देन 55 लिखना पड़ेगा, ठीक है, अभी बताता हूँ क्यों। मोर देन 55, देन मोर देन 60, मोर देन 60, फिर मोर देन 60 के बाद 65, 70 एंड 75, 65, 70 एंड 75, ठीक है। देखो मुझे जो प्रोडक्शन यील्ड गिवन है वो 50 टू 55 में गिवन है, ठीक है, फिर 55 टू 60 में गिवन है, देन 60 टू 65 में गिवन है, देन 65 टू 70, 70 टू 75 एंड 75 टू 80, ऐसा डेटा गिवन था मुझे, ठीक है, ये गिवन डेटा था। तो मोर देन टाइप में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ अभी कि यहाँ पे जो मैं फ्रीक्वेंसीज होंगी जो नंबर ऑफ फार्म्स के टर्म्स में गिवन है वो कितना गिवन है, दिस इज 2, 8, 12, 24, 38 एंड 16, ठीक है। तो मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी अभी, बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर व्हाट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर मोर देन टाइम। तो अगर मैं फर्स्ट क्लास इंटरवल देखूं 50 से 55, तो 50 टू 55 के करस्पॉन्डिंग अगर 50 टू 55 प्रोडक्शन यील्ड है तो ऐसे कितने फार्म्स हैं, देयर आर 2 फार्म्स। तो मैंने क्या बोल दिया कि मोर देन 50 वाले बता दो मुझे, तो मोर देन 50 बताने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, पीछे से स्टार्ट करना पड़ेगा, मोर देन 50 तो बहुत सारे होंगे, तो मोर देन 50 बताने के लिए आई शुड स्टार्ट फ्रॉम दी बॉटम। तो फिर ये क्या बता रहा है, मोर देन 55 वाले बताओ, मोर देन 60 वाले बताओ, मोर देन 75 वाले, तो मैं पीछे से स्टार्ट करता हूँ। मोर देन 75 वाले मुझे पता है 75 से 80 के बीच में 16 है, ठीक है सर। फिर मोर देन 70 वाले बताओ, तो मोर देन 70 वाले 38 भी है 16 भी है, तो मैं क्या करूंगा अभी इस 16 में 38 को ऐड करूंगा और यहाँ लिख दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, दैट शुड बी इक्वल टू 54, है ना, समझ में आना चाहिए कि हम किस तरह से लिख रहे हैं। फिर 54 में ऐड क्या करूंगा 24, तो दैट शुड बी 78, फिर 78 में 12 ऐड करूंगा तो 80 आएगा, 80 में 8 ऐड करूंगा तो 88 आ जाएगा, एंड 88 में 2 ऐड किया तो 90। चेक कर लो, नहीं मैंने कुछ गड़बड़ करी क्या, 78 में 12, अरे यार ये 90 होना चाहिए था, वही मैं सोचा यहाँ 100 आना चाहिए लास्ट में, सो ये 90 होगा। 78 में 12 इज 90, 90 देन 98 एंड 200, ठीक है। सो अंडरस्टूड है ना कि अगर मैं मोर देन 50 की बात करूं तो मोर देन 50 में तो ये सारे आ जाएंगे और इनका एडिशन कितना होगा 100 फार्म्स, क्योंकि 100 फार्म्स दे रखे हैं ना यहाँ पे, तो इसीलिए ये वैल्यू 100 आएगी। तो वो मुझे एक पता भी है क्रॉस चेक करने के लिए कि हाँ ये 100 से ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। अब ये तो अपना डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बन गया, अब इसका ओगिव बनाने के लिए क्या करेंगे, वही फिर सेम मैं अभी रफली बनाता हूँ पूरी तरह से, क्या बनाऊं, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस, मोर देन 50, फिर 55, 60, 65, 70 एंड 75, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज को देखो, फ्रीक्वेंसी कितनी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की बात होगी रादर देन फ्रीक्वेंसी। तो मोर देन 50 के लिए फ्रीक्वेंसी इज 100, तो ये कितना है, हाँ तो इसको 20-20 के इंटरवल में ले लेते हैं, तो ये 20 देन 40 देन 60, ये मेरी स्केल हो गई जो तुमको वहां पे लिखना पड़ेगा जैसे मैंने फर्स्ट फिगर में लिखा था। तो 50 के करस्पॉन्डिंग कितना है, दैट इज 100, ये आ गया फर्स्ट पॉइंट, 50, 100, देन 55 के करस्पॉन्डिंग 98, ये ना 55 के करस्पॉन्डिंग 98, तो दैट इज अगेन क्लोज यहाँ पे जस्ट इसके नीचे, ठीक है, दिस इज 55, 98, फिर कितना है 60 के करस्पॉन्डिंग 90, सो 60 के करस्पॉन्डिंग 90 मतलब यहाँ बीच में कहीं होगा 60, 90, ठीक है, ये वैल्यू होगी। वो अब अप्रोक्सीमेटली प्लॉट हो रहा है, वो तुम एग्जैक्टली प्लॉट करोगे तो बेटर फिगर बनेगा। देन 65 के करस्पॉन्डिंग 78, 65 के करस्पॉन्डिंग 78 यहाँ कहीं आ गया, फिर उसके बाद 70, 54 एंड 75, 16, 70 के करस्पॉन्डिंग 54 इज समवेयर ओवर हियर एंड 75 के करस्पॉन्डिंग 16 वुड बी समवेयर ओवर हियर, सो ये मेरा ओगिव बनेगा इस तरह से, ज्वाइन कर दो इसको।
आई थिंक ग्राफ पेपर पे प्लॉट करोगे तो बेटर फिगर आएगा, बट हाँ नेचर कुछ इसी तरह से होगा, ठीक है ये। सो दिस इज अ मोर देन ओ गिव। ठीक है, आई थिंक इससे ज्यादा इस चैप्टर में और कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, दिस शुड बी सफिशिएंट। अब क्या करोगे तुम, ये इजी चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड है, बुक के क्वेश्चन सॉल्व करोगे अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर किसी को कुछ पूछना है तो दे कैन आस्क, एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? ठीक है, सो इफ एवरीथिंग इज क्लियर तो आई थिंक देन वी कैन एंड दिस। सो अभी हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज द टॉपिक ऑफ प्रोबेबिलिटी। उसको संडे की क्लास में करेंगे, इट शुड नॉट टेक, वो एक क्लास में वो भी हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी इज इजी काइंड ऑफ, आता ही होगा तुम्हें पहले से थोड़ा बहुत। तो नेक्स्ट क्लास में हम प्रोबेबिलिटी पढ़ के सिलेबस कंप्लीट कर देंगे। ओके चलो, सो आई थिंक दैट शुड बी फाइन फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़ के विल फिनिश दिस। यस, थैंक यू।